तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं समझता हूं सभी टनाटन होंगे। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक भयानक हादसे पर आधारित स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये कोई झूठ मूठ की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हादसे की स्टोरी है जिसने एक पूरे प्लांट को दहलाकर रख दिया था। यह स्टोरी है एक ऑक्सीजन प्लांट की जो अहमदाबाद में बना हुआ है। और जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, शायद हो सकता है अहमदाबाद के लोग उस घटना के बारे में आज भी जानते हो, क्योंकि वह घटना आज से 30 से 40 साल पहले की है। तो उसी टाइम के लोग इस घटना को जान पाएंगे। और इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है राजस्थान के सिरोही जिले की रहने वाली रक्षा वैष्णव ने। दरअसल ये पूरी जो घटना घटित हुई थी वह रक्षा के पापा की आंखों के सामने हुई थी, क्योंकि उस जमाने में उनके पापा अहमदाबाद के उस ऑक्सीजन फीलिंग प्लांट में अकाउंटेंट की जॉब किया करते थे। और यह पूरा हादसा उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। बाद में जब उनके पापा रिटायर्ड हो गए तो एक बार उन्होंने अपनी ये आंखों देखी को रक्षा को बताई थी। और आज रक्षा ने वही घटना हमारे साथ शेयर की है। तो उस ऑक्सीजन प्लांट में एक ऐसा हादसा हो जाता है जहां पर 10 लोग एक साथ मौत के नींद सो जाते हैं। अब इसमें केवल आदमी ही नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे बच्चे और कुछ औरतें भी इस हादसे का शिकार हो गई थीं। अब क्योंकि उनकी मौत एक भयानक हादसे में उस ट्रक के अंदर ही हुई थी, जिसकी वजह से उनकी आत्मा भी उस ट्रक के अंदर कैद होकर रह गई। अब शुरू में तो किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि इन इंसानों की आत्मा यही हमारे आसपास इसी प्लांट में भटक रही है, क्योंकि इन चीज़ों पर कोई भी यकीन नहीं करता। और उस ट्रक को भी दोबारा काम में लेना शुरू कर दिया गया। लेकिन फिर एक रात वहां पर उस ट्रक में कुछ अजीबोगरीब चीज़ होती है। और उन अजीबोगरीब चीज़ों को देखकर वहां के गार्ड्स और बाकी के लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोबारा इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जब घटनाएं और ज़्यादा भयानक होने लगी तो उन सभी घटनाओं को कैद करने के लिए उस प्लांट में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया। और बाद में जो सीसीटीवी फुटेज देखने को मिले उसने सभी के चेहरों को पसीने से भिगो दिया था। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वह हमारी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। तो चलिए आज की स्टोरी को हम रक्षा वैष्णव के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं रक्षा वैष्णव। और यह तो आपको पता चल ही गया है कि मैं राजस्थान के सिरोही की रहने वाली हूं। ये स्टोरी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो एक सच्ची घटना है जो आज से तकरीबन 30 से 40 साल पहले घटित हुई थी। ये स्टोरी है अहमदाबाद के एक ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट की, जहां एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित होती है। और उसके बाद वहां जो खौफनाक घटनाएं घटित हुई उन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। उस घटना को बीते आज 30-40 साल गुजर चुके हैं, पर आज भी वो लोग जो किसी न किसी रूप में उस खौफनाक वाकये का हिस्सा बने, उनके जहन में वो डर, वही खौफ और वही आश्चर्य आज भी जस का तस बना हुआ है। ये कहानी उस दौर की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त मेरे पापा उस ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट में एज ए अकाउंटेंट जॉब करते थे। और ये खौफनाक घटना भी मुझे उन्हीं से सुनने को मिली। जब हम कहते हैं ना कि भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी चीज़ें नहीं होती, आत्मा नहीं होती, तब ऐसी कुछ घटनाएं हमारे सामने उभर आती हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये स्टोरी शुरू होती है अहमदाबाद के आदिनाथ नगर ओढ़व इलाके के एक ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट में। वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर फील होकर भावनगर की एक फैक्ट्री जिसमें पुराने जहाज़ों की कटिंग का काम होता था, वहां सप्लाई किए जाते थे। इस काम के लिए उस प्लांट में अलग अलग कैटेगरीज के बहुत सारे मजदूर भी काम करते थे। उनमें से कुछ मजदूरों का काम गैस फीलिंग करना था, कुछ का काम क्लीनिंग का था, और कुछ मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते थे। मतलब प्लांट से फील सिलेंडर को ट्रक में लोड करना और उसी ट्रक में भावनगर वाली फैक्ट्री तक जाकर वहां सिलेंडर अनलोड करना और वहां से खाली सिलेंडर उन्हीं ट्रक्स में लोड करके वापस आना।
ये सिलसिला रोज का था। डेली उस प्लांट से कई ट्रक जाते और आते थे। ऐसे ही एक दिन उस प्लांट से एक ट्रक निकला। उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के साथ 5 मजदूर और एक मजदूर का परिवार और ड्राइवर सहित कुल 10 लोग सवार थे। वो ट्रक सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास प्लांट से निकला था और शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब खाली सिलेंडर लोड करके मजदूरों सहित वापस रिटर्न हुआ। उस ट्रक में उन 10 लोगों के बीच 2 बच्चे भी थे, जो उनमें से एक मजदूर के लड़के थे, एक 10 साल का और दूसरा 12 साल का। एक औरत थी जिसकी उम्र यही कोई 25-30 साल के आसपास रही होगी। ड्राइवर की एज 40 साल के करीब थी। एक 50 साल का उम्रदराज आदमी भी था उन लोगों के बीच। बाकी दूसरे मजदूर अंडर 40 एज के थे। पूरे दिन की थकान और खाना खाने की वजह से उन लोगों को सुस्ताने का मन हो रहा था, लेकिन ट्रक में सिलेंडर होने की वजह से इतनी जगह नहीं होती है कि वहां कोई आदमी सुस्ता सके। लेकिन मजदूर तो मजदूर होते हैं, कोई न कोई जुगाड़ तो लगा ही देते हैं। लेकिन कभी कभी उनके बनाए ये जुगाड़ खुद उनकी ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही जुगाड़ उन मजदूरों ने भी लगाया उस दिन, या फिर पहले भी लगाते रहे होंगे, मुझे नहीं पता। चूंकि ट्रक के पीछे रखे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे, इसलिए उन मजदूरों ने एक के ऊपर एक रखकर उन्हें इस तरह से जमाया कि ट्रक के पीछे अच्छा खासा स्पेस तैयार हो गया, जहां वो लोग अपनी चादरें बिछाकर पसर गए। हालांकि खाली होने के बावजूद भी ऑक्सीजन सिलेंडर काफी भारी होते हैं। उनके साथ इस तरह के जुगाड़ लगाना मौत को दावत देने जैसा ही था। कुछ ऐसा ही उस दिन उन मजदूरों के साथ भी होने वाला था, जिससे बेखबर होकर वो सभी आराम फरमा रहे थे। ट्रक फैक्ट्री से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ लगभग आधी दूरी तय कर चुका था। तभी सहसा एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा का पूरा हाईवे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के यहां वहां बिखरने की वजह से जाम हो गया। चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर और बहते खून की धारा। ये मंजर देखने में इतना भयानक था कि जिस किसी ने भी उस एक्सीडेंट को देखा, उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स से भरा ट्रक एक बड़े ट्रेलर जो रोड साइड पर खड़ा था उससे जा टकराया, जिसकी वजह से ट्रक का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर टक्कर की वजह से एक के ऊपर एक रखकर जमाए हुए सिलेंडर पास में सोए मजदूरों के शरीर पर लुढ़क गए और वहां से लुढ़कते हुए एक रोलर की तरह उस हाईवे पर इधर उधर बिखर गए। उन सिलेंडर्स के नीचे दबने की वजह से उन मजदूरों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई, और मौत भी इतनी दर्दनाक थी कि उन लोगों की डेड बॉडीज तक आपस में मिक्स हो गई थी। इससे ज्यादा तो मैं बता भी नहीं सकती। आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि कितना भयानक और हॉरिबल मंजर रहा होगा वो। उस एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। उस टाइम नेशनल हाईवे भी सिग्नल ही हुआ करते थे। 4 लेन 6 लेन जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए दोनों तरफ हाईवे पर बहुत बड़ा जाम लग गया था। खून और मांस के लोथड़ों से सने उन भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रोड से हटा पाना इतना सहज नहीं था। खैर, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जैसे तैसे रोड पर लगा जाम खुलवाया और रास्ता थोड़ा क्लियर किया। फिर यहां अहमदाबाद में सिलेंडर फिलिंग प्लांट के मालिक को इस हादसे की सूचना दी गई, ताकि किसी तरह मृतकों की पहचान की जा सके। दूसरे दिन सुबह एक दूसरी गाड़ी में भरकर उन खून से सने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्लांट में लाया गया, जहां वर्कर्स ने बहुत ही मुश्किल से उन सिलेंडर्स की साफ सफाई की। पानी के बड़े बड़े पाइपों की मदद से उन सिलेंडर्स को धोया गया। ट्रक को भी सर्विस सेंटर भेज दिया गया था। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो 9 मजदूर और 10वां ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं थे। बस वो एक पल और सब कुछ खत्म। उन लोगों की जिंदगी, उन लोगों की हस्ती, सब कुछ खत्म। पर वो कहते हैं ना कि जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी होती है, जो इस दुनिया में मौजूद तो है, पर हमारी आंखों से ओझल। हवा की ही तरह वो दूसरी दुनिया इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी नजरों से दूर है। इस दूसरी दुनिया और इसकी मौजूदगी का कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं, लेकिन वो लोग जिनका सामना ऐसी चीजों से हुआ है, इस बात के गवाह हैं।
जब कोई इंसान अपनी कई अधूरी इच्छाओं को अपने मन में लिए अकाल मृत्यु की ग्रास बन जाता है तो वो एक टाइम लूप में फंस कर रह जाता है। मरने के बाद भी वो उन्हीं सब घटनाओं को बार बार दोहराता है जो उसने कभी जिंदा रहते या अपनी मौत से चंद मिनटों पहले की थी। वो लोग मर चुके थे, उनकी हस्ती भी मिट चुकी थी, पर अब भी शायद कुछ बाकी था। शायद मरने के बाद भी इंसान की हस्ती इतनी आसानी से मिटती नहीं है। उन लोगों की भी नहीं मिटी। शरीर खत्म हो गया पर रूह अब भी जिंदा थी, लेकिन बेहद अशांत। जीने की इच्छा थी उन लोगों के मन में। बहुत से सपने, बहुत सी जिम्मेदारियां थी जिन्हें अभी पूरा करना बाकी था। यहां तक कि जस्ट मौत से एक पल पहले तक वे लोग इन्हीं सब बातों के संबंध में सोच रहे होंगे। क्या करना है, क्या कर चुके हैं और क्या बाकी हैं। किसी की बेटी की शादी पेंडिंग रह गई, किसी के माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह गए, किसी की पत्नी विधवा हो गई और एक मजदूर का तो पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। उसकी तो पूरी हस्ती ही मिट गई इस दुनिया से। बच्चे जिन्हें बड़ा होकर कुछ अच्छा करना था अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन उनके सपने और जिंदगी दोनों एक ही साथ एक ही पल में खत्म। जरा सोचिए कितनी बेचैन रही होगी वो आत्माएं, कितनी तड़प होगी उनके जहन में। इस दुर्घटना को हुए कुछ वक्त बीत गया। प्लांट के दूसरे वर्कर्स के दिलों दिमाग से भी अब इस दुर्घटना की यादें धुंधली पड़ने लगी। इस बीच वो ट्रक रिपेयर होकर वापस प्लांट में आ गया। उसमें बैठे लोग तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन वो ट्रक अब बिल्कुल ठीक ठाक था और फिर से अपने काम पर लौट आया था। जिस दिन वो ट्रक प्लांट में आया, ठीक उसी रात पहली बार वॉचमैन को एहसास हुआ जैसे प्लांट के अंदर पार्किंग वाले हिस्से में जहां ट्रक्स और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां कोई टॉर्च मार रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार टॉर्च ऑन ऑफ कर रहा है। ये देखकर उस वॉचमैन ने प्लांट की बैक साइड वाले गेट पर पहरा दे रहे वॉचमैन को बुलाया। दोनों मिलकर हिम्मत करके पार्किंग वाली जगह पर पहुंचे जहां से बार बार वो टॉर्च की रोशनी आ रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। वो टॉर्च की रोशनी कोई इंसान नहीं बल्कि उस ट्रक से आ रही थी। उस ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थी। ये नजारा देखकर पहले तो वो दोनों वॉचमैन थोड़ा डर गए कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत वाली बात तो नहीं। फिर उन्हें लगा शायद नहीं उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया था। शायद उसी वजह से सर्विसिंग के बाद भी कोई माइनर प्रॉब्लम रह गई है उसमें। भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं, यही सोचकर वो दोनों रिलैक्स हो गए। पर उस वक्त उन दोनों के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि जब ट्रक बंद खड़ा है तो उसमें ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही हैं। बस उन्हें लगा कि ट्रक की हेडलाइट सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए उसकी लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही है। दूसरे दिन उन्होंने ये बात मैनेजर को बताई। मैनेजर ने भी तुरंत एक्शन लिया और सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म किया गया। उन्होंने वहां से एक मैकेनिक को भेजा। मैकेनिक ने आकर सब कुछ चेक किया कि कहीं कोई वायर लूज तो नहीं या आपस में टच तो नहीं हो रहा, पर वहां कहीं पर कुछ भी नहीं था। सारी चीजें बिल्कुल ठीक थीं, इसलिए मैकेनिक वहां से चला गया। सबको लगा सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन उस रात भी वही सेम चीज दोहराई गई। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास सामने वाले गेट के वॉचमैन को फिर से पार्किंग एरिया की तरफ से कोई रोशनी आती दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात को दिखाई दी थी। वो रोशनी भी बार बार ऑन ऑफ हुए जा रही थी, जिसे देखकर वॉचमैन अचरज में पड़ गया। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात फन उठाने लगी कि हो ना हो ये रोशनी शायद उसी ट्रक से आ रही है। ऐसे में आज भी उसकी अकेले जाकर चीजें देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने पिछले गेट वाले वॉचमैन को बुलाया और एक बार फिर वो दोनों एक साथ उस रोशनी की दिशा में पार्किंग एरिया की तरफ आगे बढ़े। इस बार उस तरफ जाते समय उन दोनों के मन में एक अजीब सा डर, तन बदन में एक अजीब सी सिरहन हो रही थी, लेकिन जाकर देखना भी जरूरी था, इसलिए वो दोनों सहमे से कदम भरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और पार्किंग एरिया की तरफ पहुंचते हैं।
वहां पहुंचते ही उन्हें जो कुछ भी दिखता है उसे देखकर उन दोनों की जान हलक में अटक जाती है, क्योंकि सेम इंसिडेंट हो रहा था जो पिछली रात हुआ था। ये रोशनी उसी ट्रक से आ रही थी जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और इससे पहले कि वो दोनों और कुछ करते और कुछ सोचते, अचानक से उस ट्रक से हॉर्न बजने की आवाज आने लगी। पो आ, जिसे सुनते ही उन दोनों वॉचमैन्स के तो होश ही उड़ गए। बंद ट्रक से पहले तो हेडलाइट्स की चमक और अब हॉर्न बजने की आवाज। इस घटना ने तो उन दोनों के दिलों को दहलाकर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस ट्रक से हॉर्न बजने की आवाज और तेज होने लगी और देखते ही देखते वो ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हो गया। वो ट्रक जिसमें न तो ड्राइवर था और न ही फ्यूल, वो ट्रक अचानक इस तरह से स्टार्ट कैसे हो सकता है? यही सोचकर वो दोनों वॉचमैन एकदम शॉक्ड हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, लेकिन अभी शायद उनका और ज्यादा शॉक्ड होना बाकी था। इस अजीब से हॉरिबल इंसिडेंट को देखकर वो दोनों हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और शरीर में हल्का सा कंपन था। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। डर और दहशत के मारे हाथ पैर फूल गए थे उन दोनों के। लेकिन अब भी कुछ और भी भयानक ऐसा देखना बाकी था उन दोनों के लिए, जिसकी उन दोनों गार्ड्स ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अभी तक तो उस ट्रक में ही डेलाइट ही ऑन ऑफ हो रही थी। फिर हॉर्न बजना शुरू हो गया, फिर अपने आप ट्रक स्टार्ट भी हो गया और अब उस ट्रक ने चलना शुरू कर दिया। बिना फ्यूल, बिना ड्राइवर के वो ट्रक सीधा उन दोनों गार्ड्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ा। जिसे अपनी तरफ आता देख वो दोनों गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। लेकिन बावजूद इसके उस परिस्थिति में उन दोनों ने अपने होश पूरी तरह से नहीं खोए थे, या फिर यूं कहें कि उन दोनों की किस्मत में उस रात मौत नहीं लिखी थी। इसलिए जैसे ही वो ट्रक उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा, वो दोनों उसके खुद से कुछ सेकंड्स की दूरी पर वक्त रहते दूसरी ओर कूदने में सफल हो गए, जिससे उनकी बॉडी पर चोट तो आई लेकिन जान बच गई। वहीं वो भूतहा ट्रक उन दोनों को कुचलने में सफल नहीं हो सका और सामने सीधा दीवार से जा टकराया, जिससे उसके आगे का हिस्सा भी थोड़ा डैमेज हो गया। इस भयंकर इंसिडेंट से वो दोनों गार्ड्स इतना ज्यादा घबरा गए कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बचाओ बचाओ, भूत भूत कहते हुए भाग खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने प्लांट में लगे लैंडलाइन फोन से मैनेजर को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। आधी रात को इस तरह का वाकया सुनकर प्लांट के मैनेजर भी सकते में आ गए और अपने एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को लेकर उसी वक्त प्लांट पहुंचे। लेकिन उन्हें अपने रेसिडेंसी एरिया से प्लांट तक पहुंचने में लगभग 30-40 मिनट लग गए थे। इसलिए जब तक वे दोनों वहां पहुंचे, वो दोनों गार्ड्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। अब उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे जिनका इस्तेमाल करके उन दोनों से संपर्क साधने की कोशिश की जाए। ऐसे में मैनेजर और उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अंदर जाकर सारी चीजें देखना शुरू कर दिया। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, न तो कोई सामान कहीं टूटा फूटा या बिखरा हुआ था और न ही वहां कोई और ऐसे निशान देखने को मिल रहे थे जिससे कि ये पता चलता हो कि वहां कोई अफरा तफरी मची हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों पार्किंग एरिया की तरफ गए, वहां की हालत देखकर समझ गए कि वहां पर जरूर कुछ हुआ है, जैसा कि उन दोनों गार्ड्स ने फोन पर उन्हें बताया था। वो ट्रक पार्किंग एरिया में अपनी जगह पर था ही नहीं। वो ट्रक अपने स्टैंड से तकरीबन 100 फीट की दूरी पर प्लांट की बाउंड्री वॉल से सटकर खड़ा था, बिल्कुल खामोश। अब न तो उसमें कहीं कोई लाइट थी, न ही फ्यूल और न ही ड्राइवर। अब उसमें कहीं कोई हलचल नहीं हुई थी, न ही हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी और न ही कुछ और हो रहा था। तो अब सवाल ये बन रहा था कि आखिर उन दोनों गार्ड्स ने जो कहा, क्या वो सच था या उन दोनों को महज वहम हुआ था। लेकिन फिर बात यही आती है कि दो अलग अलग लोगों को एक साथ एक ही जैसा वहम कैसे हो सकता है। तो फिर क्या वास्तव में वो ट्रक हॉन्टेड हो चुका था या फिर बात कुछ और थी। फिर उन्होंने जब उस ट्रक को अच्छी तरह से देखा,
उसका एग्जामिन किया तो पाया सीरियसली वो ट्रक जाकर उस दीवार से जाकर टकराया है और आगे रास्ता न होने की वजह से रुक गया है। उसका आगे का हिस्सा भी डैमेज हो गया है। इतनी सारी चीजें अपनी आंखों से देखने के बाद उन दोनों ने ट्रक का फ्यूल टैंक भी चेक किया, जो अब भी पूरी तरह से खाली था। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरत में पड़ गए। कहीं ना कहीं अब उन दोनों के मन में भी उस ट्रक के हॉन्टेड होने की बात घर करने लगी, जिसके जहन में आते ही वो दोनों ट्रक से उतरकर नीचे आ गए और गेट्स वगैरह बंद करके वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह मैनेजर साहब अपने उसी असिस्टेंट सुपरवाइजर को लेकर बारी बारी से उन दोनों गार्ड्स के घर पहुंचे ताकि सारी बातें सही ढंग से समझ और सुन सकें। लेकिन जैसे ही मैनेजर साहब अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ पहले गार्ड के घर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर वे पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। असिस्टेंट सुपरवाइजर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि वो गार्ड जो बीती रात नाइट ड्यूटी पर था और लगभग आधी रात को प्लांट छोड़कर भाग गया था, अब वो अपने ही घर में भयंकर बुखार की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे अचानक इतनी तेज बुखार में तपते देख उसके घरवाले भी बेहद परेशान थे, क्योंकि रात को वो अच्छा भला ठीक ठाक अपने काम पर गया था और वहां से आधी रात को भागते हुए घर लौट आया था और उसी घड़ी से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अब लगभग अचेत अवस्था में पहुंच गया था। डर के मारे उसका शरीर अब भी थर थर कांप रहा था। उस पहले वाले गार्ड की ये हालत देखकर प्लांट मैनेजर और उनके असिस्टेंट दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे चीजें पता करने के लिए उस दूसरे गार्ड के घर जा पहुंचे। वहां भी सेम नजारा था। वो दूसरा वाला गार्ड भी बिल्कुल उसी हालत में था जिस हालत में वो पहला वाला गार्ड था। मैनेजर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर उन्होंने एक एजेंसी को कॉल किया जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। वहां से इमीडिएटली उन्होंने दूसरे 2 गार्ड हायर किए और ट्रक को फिर से सर्विस सेंटर भिजवा दिया। उस रात ट्रक प्लांट में नहीं था, इसलिए उन दोनों गार्ड्स को ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई जो उन दोनों गार्ड्स को हुई थी। हालांकि उन दोनों गार्ड्स को वहां काम करते करते एक अरसा गुजर चुका था, लेकिन इससे पहले उन दोनों के साथ भी कभी ऐसी कोई शिकायत थी ही नहीं। जो कुछ उन 2 रातों में हुआ था उन लोगों के साथ, और ये बात प्लांट मैनेजर खुद भी जानते थे। उन 2 नए गार्ड्स के आने के बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। उनकी रात अच्छे से कटी तो प्लांट के मैनेजर और उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर ने भी राहत की सांस ली। उससे अगली रात भी चीजें सेम रही। अगली रात भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आती हैं उससे अगली रात, मतलब तीसरी रात। उस रात वो ट्रक रिपेयर होकर सर्विस सेंटर से लौट आया था और प्लांट के पार्किंग एरिया में मौजूद था। वो दोनों गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे थे। फिर वही सेम सीन दोहराने लगा। फ्रंट गेट पर ड्यूटी दे रहा गार्ड चेयर पर बैठा बैठा झपकी ले रहा था कि तभी उसको अचानक से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी झपकी टूटी और वो हड़बड़ा कर जागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात गए ट्रक का हॉर्न कहां बजा। अभी वो चीजें समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक बार फिर उसे ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इस बार वो जगा हुआ था, इसलिए उसने उस आवाज को साफ सुना। वो आवाज पार्किंग की तरफ से आ रही थी। आवाज सुनकर उस गार्ड की नजर पार्किंग एरिया की तरफ पड़ी तो वहां से उसे एक रोशनी सी आती दिखाई दी। पार्किंग एरिया से रोशनी आते देख उसे थोड़ी हैरानी हुई और वो ये देखने के लिए कि ये लाइट कहां से आ रही है, पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा तो लाइट उसी ट्रक की हेडलाइट से आ रही थी जो रिपेयर होकर उसी दिन पार्किंग एरिया में आया था। चूंकि उस नए गार्ड को उस ट्रक की हिस्ट्री पता नहीं थी, इसलिए वो उस ट्रक के करीब चला गया ये देखने के लिए कि ट्रक में कौन है। उसने बाहर से ट्रक पर चढ़कर अंदर झांका तो वहां सच में कोई भी नहीं था। इस बात से वो गार्ड पूरी तरह हैरान हो गया। फिर उसे लगा शायद ड्राइवर ऑन रखकर भूल गया होगा। यही सोचकर उसने ट्रक का गेट खोलकर हेडलाइट बंद कर दी और उतरकर वापस अपने कैबिन की तरफ जाने लगा कि तभी पीछे से वो हेडलाइट फिर से ऑन हो गई, जिसे देखकर वो गार्ड थोड़ा घबराया
और सहमे हुए से कदमों से पलटकर उसने पीछे की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थी और उसके अंदर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था जो लगातार उसे घूरे जा रहा था और जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। अचानक कुछ ही सेकंड्स में अपने सामने उस ट्रक में ड्राइवर की मौजूदगी देख वो गार्ड बुरी तरह से डर गया, क्योंकि जस्ट चंद सेकंड्स पहले तो उसने ट्रक में चढ़कर खुद चेक किया था। वहां ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन अब वहां एक ड्राइवर मौजूद था और वो भी बड़े ही भयानक रूप में, जिसे देखकर उस गार्ड की तो हालत ही खराब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, वो ट्रक स्टार्ट हो गया और बड़ी ही तेजी के साथ उस गार्ड की तरफ आगे बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देख वो गार्ड हड़बड़ाते हुए वहां से भागा, लेकिन अफसोस इस बार शायद इस गार्ड की किस्मत अच्छी नहीं थी। वो उस शैतानी ट्रक से बचकर नहीं भाग सका और उसकी चपेट में आ गया। उसके चपेट में आते ही उस गार्ड के मुंह से एक जोरदार चीत्कार निकली, जिसे सुनते ही प्लांट के पीछे वाले गेट पर खड़ा चौकीदार सकते में आ गया कि तभी उसे एक और तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक तेज धमाके जैसी आवाज थी जो उस ट्रक के दीवार से टकराने की वजह से आई थी, लेकिन ये बात उस पीछे वाले गेटमैन को भी नहीं पता थी। इसलिए वो बेचारा डरा सहमा सा धीरे धीरे अपने पैर आगे भरता फ्रंट गेट वाले वॉचमैन का नाम पुकारता हुआ अंदर की तरफ आया। मोहन, मोहन, अरे भाई मोहन, कहाँ हो? लेकिन अब मोहन तो कहां से कुछ बोलता। जब उस दूसरे गेटमैन को मोहन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो वो उसे ढूंढते हुए पार्किंग एरिया की तरफ गया, जहां का भयानक नजारा देखकर उसके होश पाख्ता हो गए। उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पार्किंग एरिया का भयावह मंजर देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने मोहन खून में लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसके लगभग आधे शरीर को उस ट्रक ने कुचल दिया था और वो ट्रक जाकर फिर से उसी सामने वाली बाउंड्री वॉल से टकराकर रुक गया था। मोहन के पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। ये सब देखकर उस वॉचमैन का तन बदन कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया था। उसे उस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। उसे तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां उस पार्किंग एरिया में हुआ क्या। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो मोहन के करीब पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसके सिर को अपनी गोद में लिया। उस दूसरे वॉचमैन का स्पर्श पाते ही मोहन के मृत हो चुके शरीर में जो हल्की सी ऊर्जा बाकी थी, उसमें थोड़ी चेतना आई और मरते मरते डूबती हुई पलकों के साए में वो उस ट्रक की तरफ इशारा करते हुए बस इतना ही बोल पाया, हा हा हा, वो ड्राइवर। कहते ही मोहन की सांसें उखड़ गई। उसे इस तरह अपनी गोद में दम तोड़ते देखा दूसरा वॉचमैन परेश पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। डर और दहशत के मारे उसके शरीर से मानो खून ही सूख गया था। कुछ देर ऐसे ही स्तब्ध रहने के बाद जब उसे थोड़ी चेतना आई तो उसने हिम्मत जुटाते हुए सुपरवाइजर को फोन लगाकर सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सुपरवाइजर के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत मैनेजर साहब को सारी बातें बताईं और वे दोनों आनन फानन में वहां से प्लांट की तरफ निकले। प्लांट पहुंचकर जब उन दोनों ने भी पार्किंग एरिया का वो मंजर देखा तो डर के मारे उनका रोम रोम कांप उठा। उनके तन बदन में एक सिहरन सी होने लगी। हालात ही ऐसे थे। वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा वॉचमैन एक और दीवार के एक कोने से पीठ सटाए बदहवास बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने दूसरे वॉचमैन की क्षत विक्षत लाश पड़ी थी। प्लांट मैनेजर और सुपरवाइजर ने जाकर उस वॉचमैन को संभाला और उससे पूछते हुए ये पता करने की कोशिश की कि आखिर वहां हुआ क्या। लेकिन उस वॉचमैन ने तो अपनी आंखों के सामने कुछ भी होते हुए नहीं देखा था। वो तो उस दूसरे वॉचमैन की चीख और ट्रक की दीवार के साथ टक्कर के कारण हुए तेज धमाके की आवाज सुनकर ही वहां आया था। ऐसे में वो उन्हें क्या बताता। अब सिचुएशन ऐसी फंस गई थी कि उस दूसरे वॉचमैन मोहन की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, वो भी प्लांट के पार्किंग एरिया के अंदर। ऐसे में पुलिस को इन्फॉर्म करना ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैनेजर साहब ने लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके वॉचमैन की डेथ की खबर दी। साथ ही उस एजेंसी को भी इन्फॉर्म किया जिससे उन्होंने उस गार्ड को हायर किया था।
मैनेजर की रिपोर्ट पर कुछ देर में लोकल पुलिस वहां पहुंची। सिक्योरिटी एजेंसी से भी वहां का मैनेजर उसे ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे। उस जगह की हालत देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। खैर, पुलिस ने पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिटी हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस ने वहां उसके साथ मौजूद दूसरे वॉचमैन परेश से भी पूछताछ की, पर परेश के पास पुलिस को बताने के लिए कुछ था ही नहीं। वो तो लगातार बस एक ही बात बोले जा रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं। जब वो वहां पार्किंग एरिया में पहुंचा, तब तक मोहन का एक्सीडेंट हो चुका था। उसकी सांसें करीब करीब उखड़ ही गई थी। उसने बस उसके मुंह से सिर्फ इतना सुना कि वो उस ट्रक की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर ड्राइवर बोल रहा था। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ। वो तो ट्रक की दीवार के साथ टक्कर होने की तेज आवाज सुनकर ही भागते हुए वहां आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उससे पूछताछ करने के बाद जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, अब पुलिस को इंतजार था तो वॉचमैन मोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को दूसरे वॉचमैन परेश पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वॉचमैन परेश ने ही किसी बात को लेकर अपने साथी वॉचमैन मोहन की ट्रक से कुचलकर हत्या की है, क्योंकि छानबीन करने से ये बात तो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उस रात उस प्लांट में बाहर से तो कोई शख्स अंदर आया ही नहीं था। ऐसे में वॉचमैन परेश के सिवा और कौन मोहन की हत्या कर सकता है, क्योंकि कोई ट्रक बिना किसी ड्राइवर के अपने आप तो चल ही नहीं सकता। और फिर वहां हुआ क्या, ये सही सही बताने वाला भी कोई नहीं था। जो विक्टिम था उसकी मौत हो चुकी थी और जो साक्षी था उसने कुछ होते हुए देखा ही नहीं था। इसलिए वॉचमैन मोहन की मौत सबके लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी, लेकिन जल्दी ही इस सवाल का एक सटीक जवाब मिलने वाला था। जब दूसरे दिन प्लांट मैनेजर ने सर्विस सेंटर में कॉल करके उन्हें ट्रक को सर्विस सेंटर ले जाने की बात कही, तो सर्विस सेंटर के मालिक ने उस ट्रक की सर्विसिंग करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके मैकेनिक और वर्कर्स का मानना था कि उस ट्रक में रात में अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। वो ट्रक बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो जाता है और चल पड़ता है, इसलिए वे लोग अब उस ट्रक की सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। जब प्लांट के मैनेजर ने यह बात सुनी तो हैरानी के मारे उसका दिमाग ही सुन्न पड़ गया, क्योंकि सेम ऐसी ही कुछ बातें मोहन और परेश से पहले वहां पर काम करने वाले दोनों वॉचमैन्स ने बताई थी उन्हें फोन पर। लेकिन तब वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब चीजें कुछ उनकी समझ में आ रही थी। इसलिए प्लांट मैनेजर ने ये बात प्लांट के ओनर को बताई। जब ओनर ने ये बात सुनी तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उस ट्रक के आसपास किसी को भी न जाने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने अपने सोर्सेज लगाकर जर्मनी से सीसीटीवी कैमरा सिस्टम मंगवाया, क्योंकि उस वक्त भारत में सीसीटीवी इतना प्रचलन में नहीं था। ऐसे में प्लांट के ओनर को इसे फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि प्लांट के मालिक उस ट्रक और उससे जुड़े हादसों के पीछे छिपी सच्चाई को जानना चाहते थे। ऐसे में जब उस प्लांट के पार्किंग एरिया में उस सीसीटीवी सिस्टम को लगाया गया और बाद में जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई, तो वहां मौजूद हर इंसान, पुलिस समेत प्लांट के ओनर तक, उन वीडियो फुटेज को देखकर हैरान रह गए। वो ट्रक जो बुरी तरह से डैमेज था, जिसमें फ्यूल नहीं था, वो ट्रक रात को अपने आप स्टार्ट हो रहा था। न तो उसमें कोई शख्स मौजूद था और न ही पार्किंग एरिया में किसी भी इंसान की मौजूदगी के कोई सिम्पैटम्स दिख रहे थे। इससे अब ये बात तो क्लियर हो गई थी कि वो ट्रक उस एक्सीडेंट के बाद से पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है। अब उसे ज्यादा वक्त तक प्लांट में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब उस ट्रक का किया भी क्या जा सकता था। वो खराब पड़ा था और सर्विस सेंटर वाले उसे ठीक करने से घबरा रहे थे। ऐसे में उसका बिकना भी मुमकिन नहीं था, और फिर पुलिस की सख्त हिदायत भी थी कि उस जानलेवा ट्रक को किसी और को बेचकर उसकी जान भी खतरे में ना डाली जाए। लेकिन अब सवाल ये था कि उस ट्रक का आखिर किया क्या जाए। उसके प्लांट में रहते वर्कर्स के काम पर भी असर पड़ रहा था।
दूसरे ट्रक्स के ड्राइवर्स को भी इस बात का डर सता रहा था कि उस ट्रक में से कोई भूत निकलकर कहीं उनके ट्रक में सवार न हो जाए और उनका भी इतना बुरा एक्सीडेंट न करवा दें। रात के वक्त में कोई गार्ड ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं था। प्लांट मैनेजर ने इस बात का जिक्र एक बार फिर प्लांट के ओनर से किया। तब ऑनर ने ये बात अपने गुरुजी को बताई और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। जब गुरुजी ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो उनके होश भी उड़ गए। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास से लेकर सुबह के तकरीबन 3-3:15 बजे तक वो ट्रक रोज अपने आप स्टार्ट होता है। उसके दरवाजे खुलते बंद होते हैं, उसकी हेडलाइट ऑन ऑफ होती है और ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट होकर चलने लगता है, वो भी बिना ड्राइवर, बिना फ्यूल के। आज से पहले गुरुजी ने भी ऐसी विचित्र भूतिया घटना के बारे में सुना तक नहीं था, पर आज अपनी आंखों के सामने असल में वो सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। ऐसे में गुरुजी ने उस ट्रक की समस्या के निदान हेतु कोई भी उपाय करने से पहले उस ट्रक का और उस प्लांट का जायजा लेने का डिसीजन लिया और वे प्लांट के ओनर के साथ वहां मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वहां काम करने वाले वर्कर्स से बात की तो उन्हें पता चला कि आखिरकार वहां क्या क्या होता है। वहां काम करने वाले वर्कर्स ने उन्हें बताया कि पहले पहले तो उस ट्रक से जुड़ी भूतिया घटनाएं सिर्फ रात में ही होती थीं, वरन अब चीजें दिन में होना भी शुरू हो गई हैं। ठीक उस वक्त जब उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वो दिन में भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कई वर्कर्स ने यूं भी बताया कि उन्हें पार्किंग एरिया के अंदर से कई बार छोटे बच्चों के खेलने, हंसने और तेज तेज कदमों से भागने की आवाज भी सुनाई देती है। उसके अलावा उन्होंने उस ट्रक के ड्राइवर की थोड़ी बहुत झलक देखी थी उस ट्रक के आसपास। वो कभी कभार अचानक से उस ट्रक की साफ सफाई करता दिख जाया करता था उन लोगों को। कभी कभी उस ट्रक से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने चढ़ाने की आवाजें भी आती हैं और देखने पर कुछ भी नहीं होता। ऐसे में उन लोगों का हर पल खौफ के साए में गुजरता है। ट्रक ड्राइवर्स तो अपना ट्रक पार्किंग एरिया में खड़ा ही नहीं करते, वे तो प्लांट के पीछे वाली खाली पड़ी गली में अपने ट्रक्स खड़े करते हैं। मजदूरों की बातें सुनने के बाद गुरुजी प्लांट के ओनर और मैनेजर के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक खड़े करते थे। वहां पहुंचकर गुरुजी ने उन लोगों से भी उस ट्रक के बारे में पूछताछ की और ये भी पूछा कि आखिर वो लोग पार्किंग एरिया को छोड़कर अपना ट्रक यहाँ क्यों खड़ा करते हैं। तब उन ड्राइवर्स ने बताया कि जब वे उस ट्रक के पास अपना ट्रक खड़ा करते थे तब कई बार उन्हें अपने ट्रक के अंदर हलचल महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि ट्रक की छत पर कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और हूदडंग मचा रहे हैं। हमें वो दिखाई तो नहीं देते थे, पर उनकी आवाजें साफ सुनाई देती थीं। एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वो अपना ट्रक पार्किंग में खड़ा करके लौट रहा था तब उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, हरिराम। उस आवाज को सुनकर मैं ठिठक कर रोका तो जरूर, पर यह पहली बार था इसलिए मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरा वहम है। लेकिन उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए मैं बिना पलटे ही फिर से आगे बढ़ा तो वो भारी भरकम आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज उठी, हरिराम, ओ हरिराम, मैं याद हूं या भूल गए? साहब, वो आवाज सुनते ही मैं पहचान गया कि आखिर वो आवाज है किसकी। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके मैंने पलटकर देखा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर रामलाल खड़ा था। रामलाल उसी ट्रक का ड्राइवर था साहब, जिसकी उस एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई थी। उसे खुद के सामने देखकर मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई साहब। मैं तो अपने सर पर पैर रखकर ऐसा भागा वहां से कि फिर पलटकर पार्किंग एरिया की तरफ कभी गया ही नहीं। रामलाल के भूत को देखने के बाद 3-4 दिनों तक जबरदस्त बुखार भी हो गया था मुझे। फिर तो मैंने अपना ट्रक भी दूसरे ड्राइवर से पार्किंग एरिया से बाहर निकलवाया था। डर से कांपती हुई आवाज में उस ड्राइवर ने अपनी आपबीती बयां करते हुए बताया। उन सब वर्कर्स और ड्राइवर्स की बातें सुनकर गुरुजी समझ गए थे कि वो आत्माएं उन्हीं लोगों की है जिनकी मौत उस एक्सीडेंट में हुई थी। उसमें भी सबसे ज्यादा उपद्रवी आत्मा उन 2 बच्चों और उस ड्राइवर की थी, जो बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास उन लोगों को करवा रही थी।
बच्चों की आत्मा चंचल थी और ड्राइवर की दूसरे ड्राइवर्स और वर्कर्स से अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए वो बार बार लोगों को नजर आता था, वो भी अपने भयानक रूप में। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और हो रही थी उस प्लांट में, वो थी दिन ब दिन वर्कर्स की गिरती सेहत। प्लांट मैनेजर ने बताया कि वर्कर्स तो पार्किंग एरिया की तरफ जाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन कोई न कोई अचानक बीमार हो जाता है, कोई चक्कर खाकर गिर पड़ता है तो किसी को बेवजह चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनके काम और बरकत पर गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में गुरुजी ने उन्हें बताया कि ऐसी नकारात्मक शक्तियों की मौजूदगी अगर आसपास हो तो ये सारी चीजें हैं होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन अब उससे भी बड़ा प्रश्न ये था कि अंततः इन अतृप्त प्रेतात्माओं से मुक्ति कैसे पाई जाए, क्योंकि उस जगह का जायजा लेने के बाद गुरुजी ने प्लांट ओनर के सामने सारी बातें खोलते हुए बताया कि उस ट्रक के साथ उन सभी लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं जिनकी मौत उस सड़क हादसे में हुई थी, मतलब पूरे 10 लोगों की आत्माएं। और इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों को एक साथ वश में करना उनके बस की बात नहीं, उन्हें किसी सिद्ध तांत्रिक से संपर्क करना पड़ेगा। कोई सिद्ध तांत्रिक ही ये काम कर सकता है, लेकिन प्लांट के मालिक तो किसी तांत्रिक को जानते ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने गुरुजी से ही इस मामले में मदद करने की बात कही। गुरुजी ने अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से एक नामी तांत्रिक से संपर्क किया और उन्हें परिस्थितियों से अवगत करवाया। जब उन तांत्रिक आचार्य ने प्लांट ओनर के गुरुजी के मुंह से सारी बातें सुनी तो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। उनके कथनानुसार उस ट्रक से जुड़े सारे सीसीटीवी फुटेज उन्हें भेजे गए और उस सड़क हादसे की भी पूरी जानकारी उन तांत्रिक आचार्य के पास पहुंचाई गई। उन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद वे तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय उस प्लांट में विजिट करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया था और अपनी सारी तैयारियों के साथ जैसे ही तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय ने प्लांट में एंट्री ली, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव से वो सारी की सारी प्रेतात्माएं चीत्कार उठी। एनर्जी ने एनर्जी को पहचान लिया था और वे प्रेतात्माएं ये जान गई थी कि अब जो उस प्लांट में दाखिल हुआ है वो उनके लिए काल बन सकता है। इसलिए खुद को आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय से ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में उन प्रेतात्माओं ने पूरे प्लांट को सर पर उठा लिया था। बड़े बड़े भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक हवा में उड़कर इधर से उधर गिरने लगे, जिससे पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। ये भयंकर नजारा देखकर प्लांट के सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर भाग खड़े हुए। प्लांट ओनर और मैनेजर का भी डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन अब उनका तो अपना प्लांट था, करोड़ों रुपए लगे हुए थे उसमें। उनके लिए मौत के डर से भी वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था। वहीं वो तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय और प्लांट ओनर के गुरुजी बिना किसी भय, बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां ऐसे विध्वंसक विघ्न अवश्य उत्पन्न करती हैं। वे किसी भी हालत में किसी सकारात्मक शक्ति को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज का ज्ञान उन्हें पहले से ही था, लेकिन उस पार्किंग एरिया तक पहुंचने से पहले उन्हें हवा में गोते गाते उन बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बीच में से गुजरना था और हवा में उड़ते उन भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बीच में से जिंदा आगे जाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वो प्रेतात्माएं जान चुकी थी कि अगर आचार्य कृष्णकांत उनके एरिया में एक बार आ गए तो वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने उन प्रेतात्माओं ने रास्ते में इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी थी। लेकिन शायद वो आत्माएं ये भूल गई थी कि जिस इंसान का ऑरा इतना प्रभावशाली था उसकी शक्तियां कितनी असीम होगी। उन उड़ते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखकर प्लांट ओनर अपने गुरुजी की तरफ देखते हुए बोले, इन सिलेंडर्स के बीच में से आगे जाना तो इम्पॉसिबल है गुरुजी। अगर हम आगे बढ़े तो हमारी मौत पक्की है। एकदम थकी हुई, डरी हुई सी आवाज में उन्होंने अपने मन के डर को अपने गुरुजी के समक्ष बयान करते हुए कहा। प्लांट ओनर को अभी आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय की ताकत पर भरोसा नहीं था,
क्योंकि उनके प्लांट में एंटर होने के साथ ही पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं और वे अब भी पूरी तरह से शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। ऐसे में प्लांट ऑनर और प्लांट मैनेजर को लग रहा था कि वे बस नाम के ही नामी तांत्रिक हैं, उनके बस का वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके गुरुजी, उन्हें उन तांत्रिक आचार्य पर पूरा भरोसा था और साथ ही साथ वे ये भी समझ गए थे कि उनके शिष्य के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने तांत्रिक कृष्णकांत उपाध्याय की ओर देखते हुए कहा, परिस्थितियां अब जटिल होती जा रही हैं आचार्य, इस स्थिति में हम आगे कैसे बढ़ेंगे आचार्य। गुरुजी की बात सुनते ही तांत्रिक कृष्णकांत उपाध्याय मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के उपरांत उन्होंने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। मंत्रों की ध्वनि तो उन लोगों को सुनाई नहीं दी, परंतु उनके होंठ हिल रहे थे। इसी से उन लोगों को ये अनुमान हुआ कि वे मंत्र जाप कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मन ही मन उन्होंने मंत्र जाप किया और फिर अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के साथ ही उन्होंने सामने हवा में एक लंबी फूंक मारी। उनकी फूंक में मंत्र शक्ति का इतना गहरा प्रभाव था कि उस एरिया में मची सारी हलचल एक ही पल में शांत हो गई। वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो अब तक हवा में उड़ रहे थे, वो सब के सब अपनी जगह पर खुद ब खुद स्थिर हो गए। तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत की अद्भुत शक्ति को देखकर प्लांट ओनर और प्लांट मैनेजर दोनों पूरी तरह से हैरान होकर रह गए। जहां अब तक उन्हें तांत्रिक कृष्णकांत की शक्तियों पर भरोसा ही नहीं था, वहां अब वो दोनों मन ही मन उनके मुरीद हो चुके थे। अब उन लोगों का रास्ता साफ हो चुका था और वे बड़ी ही तेजी से उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर वो ट्रक खड़ा था। आचार्य कृष्णकांत के वहां पहुंचते ही वो ट्रक, जो अब तक पूरी तरह से शांत खड़ा था, एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया और बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसी स्पीड में, उसी इरादे से, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस वॉचमैन मोहन को हिट किया था। उस भुतिया ट्रक को अपनी तरफ आता देख प्लांट के ओनर, उनके गुरुजी और मैनेजर तीनों तो भागकर एक ओर दुबक गए। लेकिन आचार्य कृष्णकांत वहीं उसके बिल्कुल सामने पूरी तरह से निडर होकर खड़े रहे और वो ट्रक भी अपनी पूरी स्पीड से उन्हें हिट करने के लिए उनके बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। लेकिन आचार्य टस से मस नहीं हुए और इस बार उन्होंने अपने हाथों में पहनी रुद्राक्ष की माला एकदम से उस ट्रक के सामने स्थिर कर दी, जिसके प्रभाव से उस ट्रक में बैठी उस ड्राइवर की प्रेतात्मा विचलित हो उठी और वो ट्रक अचानक एक झटके के साथ तांत्रिक आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय के ठीक सामने आकर रुक गया, जिसे देखकर उन तीनों की जान में जान आई। लेकिन अब उनके सामने और भी भयंकर नजारा प्रकट होने वाला था। वो ट्रक तो रुक गया था, लेकिन उसमें बैठा वो भूतिया ड्राइवर अब उन सबको नजर आने लगा था और उसी के साथ वो 9 लोग भी जिनकी मौत उस ट्रक में हुई थी। उन सबको एक साथ अपने सामने देखकर प्लांट मैनेजर और प्लांट के ओनर की तो हालत ही खराब हो गई। उनके गुरुजी भी यह नजारा देखकर भीतर तक दहल गए थे। लेकिन आचार्य कृष्णकांत तो चाहते ही ये थे कि जितनी जल्दी हो सके उनका सामना सारी प्रेत आत्माओं से हो जाए, और जिस तरह से उन्होंने उन सारी प्रेत आत्माओं की शक्तियों को चुनौती दी थी, उस हिसाब से अब तो उनका आचार्य के सामने आना तो बनता ही था। उन सारी प्रेत शक्तियों के एक साथ प्रकट होते ही आचार्य कृष्णकांत ने अपने झोले से शमशान की राख निकालकर मंत्र जाप करते हुए उस ट्रक के चारों ओर एक घेरा बना दिया, जिससे वो सारी की सारी प्रेत आत्माएं उस ट्रक के साथ उसी घेरे में कैद होकर रह गई। अब वो प्रेतात्माएं विचलित होकर चीख रही थी, रो रही थी, चीत्कार कर रही थी और उन लोगों को डराने की नाकाम कोशिश करते हुए बीच बीच में जोर जोर से दहाड़े मारकर हंस भी रही थी। लेकिन उस घेरे को पार करके बाहर आना अब पॉसिबल नहीं था उनके लिए। आचार्य कृष्णकांत जानते थे कि वे प्रेतात्माएं उन्हें अपना अनुष्ठान पूरा नहीं करने देगी, इसीलिए उन्होंने ये सारा नाटक रचा था ताकि उन्मादित होकर वे सारी प्रेत शक्तियां एक साथ उनके सामने आ जाएं और वे उन्हें आसानी से मंत्र शक्ति के उस बंधन में बांध सकें। उन्होंने उन आत्माओं के साथ साथ उस जरिए को जिससे वे सब जुड़ी हुई थी, मतलब कि वो ट्रक, उसे भी उस मंत्रजाल में बांध दिया।
इसके बाद उन्होंने अपना अनुष्ठान आरंभ किया और लगभग 1-1.5 घंटे तक लगातार 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया, जिसकी बदौलत वे सारी प्रेत आत्माएं चीत्कारने लगी। उनकी चीख पुकार पूरे प्लांट में गूंज रही थी और ये सारा नज़ारा देखकर प्लांट मैनेजर और प्लांट ओनर के तो होश ही उड़ गए थे। जहां अब तक उनकी ये सोच रही थी कि ये चीज़ें एक्सिस्ट ही नहीं करती, आज उनकी चीत्कार वे अपने कानों से सुन रहे थे और अपनी आंखों के आगे उन्हें तड़पते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हवन अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा था, उन आत्माओं की चीत्कार भी कम होती जा रही थी और अंततः उस हवन के समापन के साथ ही वो सारी की सारी प्रेत आत्माएं उस ट्रक से ओंछल हो गई। अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं था। इसलिए आचार्य कृष्णकांत ने प्लांट के ओनर को जल्दी से जल्दी उस ट्रक को डिस्ट्रॉय करने की सलाह देते हुए कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब वो प्रेतात्माएं आप लोगों को नहीं सताएंगी, लेकिन इस ट्रक का डिस्ट्रॉय होना बहुत जरूरी है। इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रक उन आत्माओं का शरीर बन चुका है। वे इसे अपने शरीर की तरह इस्तेमाल करती हैं और इसी में उनका निवास भी है। उन सब की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए समय से पहले उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः जब तक ये ट्रक सही सलामत है, उनका अस्तित्व भी सही सलामत है। वे अब आप लोगों को दिखेंगे नहीं, परेशान भी नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये ट्रक यहाँ मौजूद है, वे यहाँ से जाएंगे नहीं। और ऐसी नकारात्मक शक्तियों का आसपास होना भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। समय के साथ साथ मंत्र शक्ति का प्रभाव कम होते ही वे पुनः जागृत हो सकते हैं। इसलिए हर हाल में जितना जल्दी हो सके इस ट्रक को नष्ट कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। मैंने जो अनुष्ठान किया है उसके फलस्वरूप अब वो यहाँ आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगी और ये ट्रक भी श्मशान की राख के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए यही सही समय है इसे नष्ट करने का। जितना हो सके उतना जल्दी इसके अस्तित्व को खत्म कर दीजिए। प्लांट के ओनर को सारी बातें समझाते हुए आचार्य कृष्णकांत ने कहा। आचार्य कृष्णकांत उपाध्याय की सलाह मानकर प्लांट के ओनर ने उस ट्रक को नष्ट करने का फैसला तो कर दिया, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रक को किस प्रकार नष्ट किया जाए। इतने बड़े ट्रक को आग लगाने का मतलब था साक्षात मौत को न्योता देना, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन फीलिंग प्लांट था। वहां पर आग का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अब बस एक ही इलाज बचा था, उस ट्रक को दिन के वक्त कई टुकड़ों में काटकर उसका पुर्जा अलग करके उसे भंगार में दे दिया जाए। वैसे भी उस ट्रक की मौजूदगी से वर्कर्स में अच्छा खासा डर बना हुआ था। ऐसे में जरूरी था कि उस ट्रक का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन इस काम को करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद भी उन 10 मजदूरों की आत्माएं अब भी उस ट्रक से जुड़ी हुई थी और वर्कर्स में उस ट्रक का अच्छा खासा खौफ भी बना हुआ था। इसीलिए शहर के बाहर से कुछ वर्कर्स बुलवाए गए और प्लांट के सारे वर्कर्स को ये हिदायत दी गई कि कोई भी बाहर से आए उन मजदूरों को उस ट्रक की हिस्ट्री नहीं बताएगा, क्योंकि लोकल एरिया में तो उस ट्रक से जुड़े भुतिया किस्से इतने पॉपुलर हो गए थे कि कोई मैकेनिक, कोई मजदूर उस ट्रक को छूने तक को तैयार नहीं था। इसलिए बाहर से मजदूर बुलवाकर 3-4 दिनों की मेहनत के साथ उस ट्रक के पुर्जे को अलग करके उसे भंगार में बेच दिया गया। उस एक एक्सीडेंट में न केवल इतने सारे मजदूरों की जान गई, बल्कि उसके बाद भी उस भयानक एक्सीडेंट की दहशत ने उस ट्रक के रूप में अपने पीछे डर और दहशत के कई निशान छोड़े और अंततः एक निर्दोष इंसान उस वॉचमैन मोहन की जान भी ले ली। साथ ही साथ उस ट्रक को भंगार में बिकवाकर प्लांट के मालिक को लाखों रुपयों की चपत भी लगवा दी। इसलिए तो कहते हैं ना कि जहां नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं, वहां कभी बरकत हो ही नहीं सकती। उस घटना से जुड़े लोग आज भी जब उस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है, वास्तव में उससे कहीं गुना अधिक भयानक है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर फीलिंग प्लांट भी अब बंद हो चुका है।
लेकिन उसके बंद होने की वजह कुछ और थी। उस प्लांट के मालिकों ने सालों बाद उसे गांधी धाम शिफ्ट कर दिया। उस ट्रक के डिस्ट्रॉय नहीं हो जाने के बाद उस प्लांट में फिर कभी कोई भूतिया घटना घटित नहीं हुई और न ही उन मरे हुए लोगों में से फिर किसी की आत्मा किसी को दिखाई दी। तो साथियों, ये थी वो पूरी कहानी जो हमें रक्षा वैष्णव ने बताई, और इस पूरे वाक्य को उनके पापा ने अपनी आंखों के सामने देखा था। और काफी समय बाद जब रक्षा समझदार हो गई तो उनके पापा ने ये स्टोरी उनको सुनाई। अब देखिए, मनुष्य का स्वाभाविक नेचर होता है कि वह जब तक किसी चीज को आंखों से देखते नहीं है वह उन पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन ऐसी अजीबोगरीब चीज जब होना शुरू हो जाती है तो सभी को इसके कारण समझ में नहीं आते, क्योंकि वह इन सुपर अननेचुरल चीजों पर तो बिलीव करता ही नहीं है। लेकिन इसी संयंत्र में जो हादसा हुआ उसके बाद वहां पर काम करने वाले सभी लोगों को इन सभी चीजों पर यकीन होने लग गया था। तो आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव हो जो हमेशा रहते हो कि ऐसे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो उनको यह स्टोरी जरूर सुनाइए। उनके साथ यह स्टोरी शेयर कीजिए कि देखिए, ऐसा रियल में होता है, क्योंकि हम उस अलौकिक दुनिया को अभी तक नहीं जान पाए हैं जिसमें आत्माएं घूमा करती हैं। तो स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। जो भी साथी अंत तक स्टोरी सुन रहे हैं वह कमेंट में हमें जरूर बता दें। और अब हम अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। सतीश मुंबई, शंकर कुमार बिहार, आलोक पांडे गुजरात, सनी कुमार लुधियाना, लक्ष्मी सोनी पंजाब, सौरभ यादव कानपुर, कीर्ति एंड मधु जालंधर, सुहानी गुप्ता नोएडा, ब्रजेश राय MP, रेखा पाल गाजियाबाद, पवित्र शाह। बहुत बहुत धन्यवाद।